गुड इवनिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझको आमंत्रित करने के लिए कि मैं इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार को आके एड्रेस कर सकूं और कुछ उन समस्याओं का समाधान कर सकूं जो समस्याएं तकरीबन अक्सर सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को आती हैं। तो मेरी जो बातचीत का जो क्रम है, जो मेरी बात का सारा दायरा है, वह उसी बात तक सीमित है कैसे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की जाए, एक रणनीति कैसे बनाई जाए जिस तरह से सिविल सेवा परीक्षा की में सफलता प्राप्त की जा सके। जितने बार मैं बोलने जाता हूँ, हर बार मेरी बात करने में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैं पहली ही बात ये कहने की कोशिश करता हूँ कि सिविल सेवा परीक्षा का जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, वह जो आपके सिलेबस में लिखा है उसको आप करंट अफेयर्स से जोड़कर देखने की कोशिश करें। तो जो मेरी सबसे पहली सलाह है सिविल सेवा परीक्षा को लेकर, वह यह है, इट हैज़ बिकम द करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स को ही पढ़ें। आप करंट अफेयर्स के साथ जो एक दर्शन जुड़ा होता है, उस दर्शन को समझने और देखने की कोशिश करें, क्योंकि तकरीबन ज़्यादातर सवाल इसी में से आते हैं जहां से करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है। वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, सभी में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह है करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीज़ें। शायद ये ज़्यादा बेहतर होगा अगर हम इसको थोड़ा से समझने की कोशिश करें, हम उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करें अगर किसी एग्जाम्पल के सहारे। एक छोटा सा उदाहरण आपको हम देने की कोशिश करते हैं। जो एक किसान बिल पास हुआ, उस किसान बिल को उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक चुनौती दी गई। यह एक सूचना है, यह एक समाचार है। यह समाचार आपके काम का नहीं है, इस समाचार के पीछे का दर्शन आपके काम का है। सुप्रीम कोर्ट को चुनौती किस संविधान के अनुच्छेद के तहत दी गई? सुप्रीम कोर्ट किन किन मुद्दों का निर्धारण करेगा? कानून बनता कैसे है? कृषि राज्य सूची का विषय है, उसके बावजूद केंद्र ने उस पर कानून कैसे बनाया? किसी कानून के पूरे होने की प्रक्रिया क्या होती है? राज्यसभा में डिवीजन ऑफ वोट क्या होता है? राष्ट्रपति की इस पर सहमति क्या होती है? जब भी आप किसी भी समाचार को देखें, यह एक छात्र के लिए नहीं, यह एक नागरिक के लिए, एक पत्रकार के लिए, एक नौकरी पेशा के लिए, एक विश्लेषक के लिए, किसी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वह समझने की कोशिश करे कि उस समाचार के पीछे का दर्शन क्या है, वह समाचार कहाँ तक है। एक दूसरी छोटी सूचना लेते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन वन एस्पेक्ट। सिविल सेवा परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं? यूपी ट्रेडिशनली शुगर में सबसे आगे रहा है अभी तक। इस साल क्या हुआ? महाराष्ट्र ने शुगर प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश को पार कर दिया। अब यह एक समाचार हो गया। यह समाचार किसी परीक्षा में आने की संभावना कम है, सिविल सर्विसेज में बहुत कम है। यह सवाल पूछना कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा शुगर उत्पादन करता है, इस सवाल के पूछने की संभावना कम है। किस सवाल को पूछने की संभावना है? आखिर वह क्या कारण है कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से शुगर उत्पादन में ज्यादा हो गया? आखिर वह क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से शुगर उत्पादन में पीछे हो गया? दूसरी बात, महाराष्ट्र के पास जितने शुगर उत्पादन करने का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के पास जितने शुगर उत्पादन करने का क्षेत्र है, अगर दोनों को तुलना किया जाए तो ऑलमोस्ट 23 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वह उत्तर प्रदेश के पास है
और 10-11 लाख हेक्टेयर भूमि जो है महाराष्ट्र के पास है। तो जब महाराष्ट्र के पास भूमि कम है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश ने ज़्यादा उसके बावजूद भी उसने उत्तर प्रदेश से ज़्यादा शुगर कैसे पैदा करी। अब मैं इसको फ्रेम करता हूँ यूपीएससी के सवाल में। जस्ट सी हाउ द यूपीएससी विल आस्क द क्वेश्चन ऑन दिस सिंपल फैक्ट और मोस्ट ऑफ यू विल गो रॉन्ग। शुगर के चीनी गन्ना उत्पादन के संदर्भ में क्या क्या तथ्य सही हैं? ए, उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से गन्ना उत्पादन में सबसे आगे हुआ करता था। बी, हाल के वर्षों में या इस साल में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को गन्ना उत्पादन में पीछे छोड़ दिया। सी, महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के तुलना में कम है। डी, ऊपर से कोई भी नहीं। इसी को मैं फिर से फ्रेम करता हूं नेक्स्ट वे में। सी द सेम क्वेश्चन हाउ कैन बी फ्रेम्ड अनदर वे। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादन के संबंध में क्या तथ्य सही है? ए, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में हमेशा से सबसे आगे रहा है। बी, महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन महाराष्ट्र का गन्ना उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के तुलना में कम है। सी, महाराष्ट्र का गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश को एक्सीड किया है क्योंकि प्रोडक्टिविटी महाराष्ट्र की गन्ना उत्पादन की 6 से 7 हेक्टेयर टन ज़्यादा हो गई। डी, इस प्रोडक्टिविटी के बढ़ने का कारण एक अच्छी मानसून का, अच्छे बरसात का होना है। ओनली ए इज राइट, ओनली बी इज राइट, ओनली सी इज राइट, ए बी सी डी इज राइट। अब यह सवाल ऐसा हो गया कि वह हैंडल ही नहीं हो सकता है। इस सवाल के हैंडल होने की संभावना बहुत कम हो गई। क्यों? एक सवाल में 4 सवाल डाल दिए गए। हकीकत क्या है? नाउ कम ऑन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द रियलिटी? गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश हमेशा आगे रहा है, लेकिन इस साल 2019-20 का जो साल गया है उसमें महाराष्ट्र आगे चला गया है। पॉइंट नंबर 3, उत्तर प्रदेश के पास 23 लाख हेक्टेयर भूमि है गन्ना उत्पादन की, जो महाराष्ट्र की तुलना में दूनी है। महाराष्ट्र के पास 10 से 11 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट, जो प्रोडक्शन है वह एक्सीड किया है उत्तर प्रदेश से। क्यों? जो कि प्रोडक्टिविटी उसकी 6 से 7 टन पर हेक्टेयर बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों बढ़ गई है? चूंकि इस बार अच्छी बरसात हो गई है। अब बताइए इस सवाल को कैसे हैंडल कर सकते हैं आप? यह हैंडल होना मुश्किल हो गया, जिसका कारण क्या है कि एक साथ 4 से 5 तथ्यों को डाल दिया गया। अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर निकाल कर देखें तो आपको यही दिखाई देगा कि एक साथ 4 से 5 प्रश्न डाल दिए जाते हैं। अगर आप यूपीएससी के 100 सवालों को देखें तो अमूमन 75 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। अब वो 2 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपसे हैंडल तभी होगी जब आप उसको बहुत संजीदगी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम एक सवाल और समझने की कोशिश करते हैं। एक श्रिम्प फार्मिंग होती है, तो जो श्रिम्प फार्मिंग है वह इंडिया का बिगेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट आइटम है। तो पहली चीज़ आपके दिमाग क्या लॉक होनी चाहिए? श्रिम्प फार्मिंग इंडिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट नहीं है, श्रिम्प फार्मिंग इंडिया का बिगेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट है। तो सरकार ने एक नई नीति शुरू की है, उन्होंने एक सर्टिफिकेशन शुरू किया है कि श्रिम्प के गुणवत्ता को लेकर एक सर्टिफिकेशन शुरू किया है। वह सर्टिफिकेशन क्यों शुरू किया है? क्योंकि जो भारत से श्रिम्प निर्यात होता था, वह माल रिजेक्ट होने लगा और कंटेनर की शॉर्टेज होने लगी और सी फूड जो कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने लगे, तो भारत का निर्यात प्रभावित होने लग गया। अब जब ये रिजेक्शन शुरू हुआ तो क्यों शुरू हुआ? जो एंटीबायोटिक रेसिड्यू हैं वह उस श्रिम्प में प्राप्त होने लगे।
तो सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की, एक नया शब्द दिया, उसको कहा शाहपरी। किसकी सरकार, अब शाहपरी एक संस्कृत वर्ड लाया गया कि एक शाहपरी दिया गया कि अब शाहपरी का स्टैंपिंग होगा। तो जो फ्रोजन श्रिम्प थे इंडिया से, जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट थे सी फूड आइटम के, जो कॉन्स्टिट्यूट करते थे 50% से ज़्यादा इन क्वांटिटी और 73% से ज़्यादा इन डॉलर टर्म्स, और इससे बहुत ज़्यादा हमको फॉरेन करेंसी प्राप्त होती थी। यह श्रिम्प सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त होते थे? अगर इसको देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में सबसे प्राप्त होते थे। जो शाहपरी स्कीम है यह बेस्ड है ऑन यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल गाइडलाइंस पे, और यह एक्वा कल्चर सर्टिफिकेशन है वह प्रदान करती है। अब इस सवाल को आप समझिए, कितने तथ्य आपके सामने आए। श्रिम्प फार्मिंग क्या होती है, श्रिम्प फार्मिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है, श्रिम्प फार्मिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे एक्सपोर्ट में, हमारा श्रिम्प फार्मिंग क्यों रिजेक्ट हो रहा है, श्रिम्प फार्मिंग को रिजेक्ट करने से बचाने के लिए सरकार ने कौन सी नीति को जन्म दिया है। और एक और सवाल आपके पीसेस का है, शाहपरी क्या होता है। अगर आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें, जो मैं एग्जाम्पल के सारे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी सूचना को जब तक आप बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे वह सूचना आपके काम की बिल्कुल नहीं है। हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। आजकल म्यांमार में समस्या चल रही है। म्यांमार में समस्या क्या है? म्यांमार में एक जुंटा ने कब्जा कर लिया है। वहां की लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर वहां पर जुंटा आ गई है, सैनिक सरकार आ गई है। सैनिक सरकार के आ जाने के बाद वहां से लोगों का पलायन शुरू हो गया है, और लोग सीमा के 4 राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, इन राज्यों में लोग प्रवेश कर रहे हैं। केंद्र सरकार क्या बोल रही है? केंद्र सरकार यह बोल रही है कि आप इन लोगों को अपने यहां प्रवेश मत करने दीजिए। देखिए, अभी तक आपका कोई सवाल नहीं बना है, सवाल अब बन रहा है। उन राज्य सरकारों ने केंद्र के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया है। उन राज्य सरकारों का कहना है कि केंद्र का हम निर्देश नहीं मानेंगे, और जो लोग म्यांमार से भारत में प्रवेश कर रहे हैं उनको हम शरण देंगे। सवाल क्या आ गया? केंद्र राज्य संबंध। संविधान क्या कहता है कि कोई भी आदेश जो केंद्र पारित करेगा वह राज्य को मानना आवश्यक है। अगर राज्य उसको नहीं मानता तो क्या होगा? केंद्र राज्य संबंधों के बीच एक समस्या उत्पन्न हो गई। अगर कोई राज्य केंद्र के आदेशों को मानने से इनकार कर देता तो क्या होगा? संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हो सकता है। तो आर्टिकल 256, 257 जो बात करता है कि केंद्र के आदेशों को राज्य पालन करे, और आर्टिकल 356 जो कहता है अगर केंद्र के आदेशों का राज्य पालन नहीं करता है तो राज्य सरकार बर्खास्त की जा सकती है। अब आपका जो सिविल सेवा का सवाल है वह यहां बन के तैयार हो रहा है। वह सिविल सेवा का प्रीलिम्स का सवाल आपका म्यांमार की घटनाक्रम पे नहीं बन रहा है, वो बनेगा भी नहीं। म्यांमार में सैनिक शासन आया या म्यांमार में लोकतंत्र खत्म हो गया, यह सवाल नहीं बनेगा। सवाल वह बनेगा जो म्यांमार से लोग निकलकर भारत आ रहे हैं और राज्य और केंद्र के बीच संबंधों में एक टकराहट आ रही है। मेरी सारी एग्जाम्पल्स बताने का सिर्फ एक पर्पस है, टू इनलाइटन यू हाउ यू कैन हैंडल द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल। अगर आप यहां तक आपकी दृष्टि नहीं जा रही है, यू आर बाउंड टू फेल। इलाहाबाद के लोग प्रीलिम्स में साल दर साल फेल क्यों हो रहे हैं, इस बात को एग्जामिन करने की आवश्यकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जुलाई के महीने में पूरा इलाहाबाद एक मक्तल की जमी क्यों बनता है, हर जगह खूनी खून क्यों दिखता है। इसमें भाषा का कोई मुद्दा नहीं है,
इसमें मुद्दा ज्ञान का मुद्दा बड़ा नहीं है, उसमें मुद्दा सबसे बड़ा है आपकी विश्लेषण क्षमता का। 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने से कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता है। एक दीवार अगर खड़ी है उस पर आप धक्का लगाओ तो दीवार हिलेगी नहीं, आप थक जाओगे। अगर आपको पता है कि इस दीवार के नीचे एक व्हील लगी हुई है, अगर हम कॉर्नर से दीवार को पुश करेंगे दीवार हिल जाएगी। वह आपको जानने की जरूरत है। अगर वह आप नहीं जान सकते हो, इस परीक्षा का कोई द्वार कभी भी नहीं हट सकता है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप संविधान को पढ़ें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में मनोनीत सदस्यों की भूमिका है। अब इसी दोनों फैक्ट को मिक्स करके सवाल बनाइए। लेट्स आई एम मेकिंग द क्वेश्चन ऑन द सेम इशू। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में क्या सत्य है? ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य वोट देते हैं। बी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं। सी, राष्ट्रपति के महाभियोग में मनोनीत सदस्य वोट देते हैं। डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं। फैक्ट क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते हैं। Why? Because when you read the article, clearly said the elected members of the parliament. अगर आपको यह क्लियर नहीं है, सवाल गलत ही होगा। इस सवाल के गलत सही होने की कोई संभावना नहीं है जब तक कि आपने इस बात को बहुत संजीदगी से समझने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, एक बड़ी 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 स्ट्रांग आपको आपकी निगाह होनी चाहिए चीज़ों को समझने की और चीज़ों को देखने की। अगर वह निगाह आपके पास नहीं है तो शायद सफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी में एक कदम और आगे बढ़ जाओ। देखिए, स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते जाइए। राष्ट्रपति के इलेक्शन के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जो स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया है उसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली और यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी दोनों शामिल हैं। अब जब आप राष्ट्रपति के महाभियोग पर जाते हो, इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है। अब आप इन दोनों को फिर मिक्स करो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में या वो सवाल क्या बनाते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में या राष्ट्रपति के पद के संबंध में। बी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों की भूमिका है। सी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नेशनल कैपिटल दिल्ली और यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी की भूमिका है। डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नेशनल कैपिटल दिल्ली और पांडिचेरी की कोई भूमिका नहीं है। अब आप इन चारों तथ्यों को आप ले लीजिए, सवाल सही नहीं हो सकता unless until you controlled in such a way कि आपको यह तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में दिख जाए। अगर ये एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दिखता है, सवाल के गलत होने की संभावना 101% है। जो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं, जो लोग सिलेक्ट होते हैं, उनमें जो एक फर्क मैं देखता हूं, हर साल मैं लोगों को इंटरव्यू, इस समय मैं सिविल सेवा के इंटरव्यू देने वालों का मैं इंटरव्यू टेस्ट करा रहा हूं। मैं क्या देखता हूं, जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनके पास एक विश्लेषण करने की ताकत होती है। अब देखिए, आपके पास 4 वैक्सीन है, 3 वैक्सीन है, कोवैक्स 4 है, कोवैक्सीन है, फाइजर की है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है। इसमें से कौन सी वैक्सीन रशिया की है? या चारों वैक्सीन के आगे लगा दिया, किस वैक्सीन को किसने बनाया है? अब आप इन सब चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह करेंगे? चलिए एक डिस्क्रिप्टिव बात समझने की कोशिश करते हैं। आप सबने किसान आंदोलन देखा। अब किसान आंदोलन के बारे में 2-3 सवाल हो सकते हैं। एक, किसानों की शंका क्या है? आप कहेंगे कि किसानों की एक शंका है कि एमएसपी को लीगल गारंटी दी जानी चाहिए। अब एमएसपी को लीगल गारंटी कैसे दी जा सकती है? देयर इज ओनली 2 ऑप्शन अवेलेबल टू गिव द लीगल गारंटी टू एमएसपी। 1, सरकार सारी की सारी उत्पाद को परचेज कर ले। बी,
सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को इस बात के लिए फोर्स करे कि वह एमएसपी के रेट पर किसानों का अनाज खरीद ले। अब आप कहोगे कि सर ये जो दूसरा आप बोल रहे हो सरकार खरीदे, बात समझ जाती है, लेकिन सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को फोर्स करे ये कैसे हो सकता है? आपके पास एग्जाम्पल क्या है? शुगर मिल का। शुगर मिल की सारी उत्पाद कौन खरीदता है? गन्ना मिलें खरीदती हैं, जो मिलें परचेज करती हैं। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश तो जो फेयर रिम्यूनरेटरी प्राइस है उससे ऊपर देती हैं। तो आपको यह समझना चाहिए कि यह एमएसपी को लीगल गारंटी कैसे दे सकती है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, क्या एमएसपी को लीगल गारंटी देना पॉसिबल है? नाउ यू नीड टू हैव द फूड मैथ्स कि 2016-17 में 60 मिलियन टन पैदाइश थी, 17-18 में 80 मिलियन टन हो गई, 19 में भी 18-19 में 90 हो गई, इस साल 100 मिलियन टन हो गई, अगले साल और ज़्यादा हो जाएगी। हमारा जो प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन है 60 मिलियन टन का होता है, तो 40 मिलियन टन सरकार क्या करेगी? तो क्या हो गया? ये फिजिबल नहीं हो रहा है, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है। आपको इस तरह से विश्लेषण करने की जरूरत है कि किसान बिल के प्रावधान क्या है, किसान बिल के प्रावधान पर किसानों की शंकाएं क्या हैं, उन किसानों की शंकाओं का निराकरण कैसे हो सकता है, उन किसानों की शंकाओं के निराकरण का एक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के हिसाब से कोई आंसर बनता है कि नहीं बनता है। अगर ये आप 5 सवाल हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आपकी सिविल सेवा की कोई तैयारी नहीं हो रही है। आपकी कोई तैयारी सिविल सेवा की नहीं है। आप चाहे जितना पानी पीटो आप फेल ही करोगे अगर इस तरह से सवालों को तैयार नहीं कर पा रहे हो। हम एक पॉइंट और समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल में सरकार ने बोला है इन्फ्लेशन टारगेट। आप लोग पढ़ रहे हो पेपर में इन्फ्लेशन टारगेट। अब इन्फ्लेशन टारगेट है क्या? क्या इन्फ्लेशन टारगेट किए बगैर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकता? इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए इन्फ्लेशन किस बेस पे किया गया है? हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन से फूड और एनर्जी को बाहर क्यों कर दिया गया है? क्या भारत अकेला देश है जिसने इन्फ्लेशन टारगेट किया है? इन्फ्लेशन टारगेट का मॉनेटरी पॉलिसी से क्या रिलेशनशिप है? क्या इकोनॉमिक पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फर्क होता है? इन्फ्लेशन टारगेट बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी से होगा या बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी से होगा? इन्फ्लेशन का रोजगार से क्या संबंध है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इनमें क्या संबंध है? इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था को किस तरह से मदद करता है? क्या इन्फ्लेशन होने से अर्थव्यवस्था का फायदा होता है? आप इन छोटी छोटी बातें छोटी दिख रही हैं, लेकिन जब तक इन बातों को आप अपने कंट्रोल में नहीं ले आओगे किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं होगा इस परीक्षा को तैयार करने का। मैं हमेशा बोलता हूँ इस परीक्षा को हर आदमी को नहीं देना चाहिए। इस परीक्षा को देने वाले आदमी की इस परीक्षा को देने वाला जो भी आदमी है उसको बहुत सोच समझ के एग्ज़ाम देना चाहिए। एक और चीज़ लेते हैं। अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि रुपया 21 महीने में सबसे नीचे दर पे आके गिरा है। अब रुपये का मूल्य कैसे बनाया जाता है? रुपया 21 महीने में सबसे नीचे कैसे आ गया? रुपये के नीचे आने का कारण क्या है? रुपये के मूल्य को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई अगर रुपये के मूल्य को कंट्रोल करती है तो रुपये के मूल्य को कंट्रोल करने का कारण क्या है? आरबीआई कब इंटरवीन करती है? क्या आरबीआई के इंटरवीन किए बगैर रुपया कंट्रोल हो सकता है? रुपये की कन्वर्टिबिलिटी क्या है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है और करंट अकाउंट का कन्वर्टिबिलिटी क्या है? रुपये की पूरी कन्वर्टिबिलिटी क्यों नहीं की जा रही है? सरकार को रुपये के मूल्य में स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर रुपये का मूल्य गिर रहा है तो उससे आदमी को बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए थे? आप लोगों ने ये न्यूज़ सब ने सुनी होगी। आप में से कितने आदमियों के दिमाग में यह सवाल गूंजा है
इन्फ्लेशन टारगेट सबने पढ़ा है। आपके में से कितने लोगों के दिमाग में इन्फ्लेशन टारगेट पर ये सवाल खड़े हुए हैं? जिसके दिमाग में सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं वो सिविल सेवा का एग्जाम देने लायक बिल्कुल नहीं है। वही आदमी एग्जाम देने लायक है जिसके अंदर ये सवाल जन्म ले रहे हैं। सवालों को जन्म देना शुरू करो। जब तक सवालों का जन्म नहीं होगा जवाब नहीं आएंगे, जब तक जवाब नहीं आएंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूं। आप लोगों ने पेपर में समाचार पढ़ा होगा कि कुरान की कुछ आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल हुई। उसमें क्या कहा गया कि कुरान की यह आयतें आतंकवाद को फैलाती हैं, इसलिए इनको कुरान से बाहर कर देना चाहिए। यह जो समाचार है यह आपके किसी काम का नहीं है और आप में से अधिकांश लोगों ने इस समाचार को पढ़ के भूल गए। अब मैं बताता हूं आपके काम का क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत रिट पिटीशन फाइल हुई है? उस रिट पिटीशन का नाम क्या है? क्या कुरान की आयतों को हटा देना सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं आता है? अनुच्छेद 25 जो धर्म के स्वतंत्र प्रवाह के अधिकार को देता है, क्या वह एब्सोल्यूट है, उस पर कोई कंट्रोल है कि नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुरान की आयतों को कुरान से हटाने का डिसीजन दे दिया तो क्या अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उस पर हनन हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या कुरान या कोई धर्म ग्रंथ कानून होता है या जो सरकार बनाती है वो कानून होता है? कितने सवाल हो गए? 8 सवाल, 9 सवाल। अगर ये 9 सवाल आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो न तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब है न तो एग्जाम देने का मतलब है। कोई ताल्लुकात नहीं है इस एग्जाम को देने का अगर ऐसे सवालों का जन्म आपके भीतर नहीं हो रहा है। हर परीक्षार्थी को एक मां की तरह होना चाहिए कि उसके अंदर ललक हो कि कब बच्चा पैदा होगा, कब बच्चा जन्म लेगा। उसके अंदर सवालों का जन्म हर दिन होना चाहिए। अगर वह आप नहीं कर सकते तो मेरी आपको सलाह भी है, मेरी आपको गुजारिश भी है, इस परीक्षा को आप छोड़ दें। यह परीक्षा आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप किसी छोटी परीक्षा को चूज कर लें, आप कोई और कार्य करें। इस परीक्षा को अगर देना है तो इस रास्ते को अख्तियार करना शुरू करें। मैं आपकी फॉर्मूले से एक सवाल फिर बना देता हूं। सवाल क्या हुआ? एक सरकार पर 2 आरोप लगाए गए हैं। एक, सरकार ने कृषि पर कानून बनाया जो राज्य सूची का विषय है। तो एक सवाल क्या बन गया कि संविधान की 3 अनुसूची हैं, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3। एक में राज्य सूची के विषय हैं, एक में केंद्र सूची के विषय हैं, एक में समवर्ती सूची है। केंद्र सूची के विषय में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय में राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब चूंकि यह आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र ने कानून बना दिया, तो क्या राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है या नहीं है? यह एक पूरा सवाल बन गया। सवाल नंबर 2, जो एक समवर्ती सूची है उसमें अगर केंद्र और राज्य के बीच अंतर विरोध हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होगा या राज्य का कानून मान्य होगा? सवाल, नेक्स्ट सवाल, अगर केंद्र का कानून मान्य होता है तो क्या कोई ऐसी शर्त है कि केंद्र के कानून पर राज्य के कानून को अधिमानता प्राप्त हो जाए? अगला सवाल, क्या कोई ऐसी शर्त है कि केंद्र के कानून पर राज्य को अधिमानता प्राप्त होने के बाद भी केंद्र जो चाहे सो कानून बना सकता है? It is a one set of the question from that. Come on the second set of the question. कानून कैसे बनता है? अब सरकार पर आरोप क्या लगाया जा रहा है कि सरकार ने राज्यसभा में डिवीजन ऑफ वोट नहीं किया। तो डिवीजन ऑफ वोट क्या होता है?
और डिवीजन ऑफ वोट क्यों किया जाता है? अगला सवाल, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? अगला सवाल, कानून बनाने की प्रक्रिया में विधेयक पहले राज्यसभा में पेश होगा या लोकसभा में पेश होगा? अगला सवाल, राज्यसभा और लोकसभा के बीच अंतर विरोध होने पर उसका निपटारा कैसे होगा? उसके निपटारे में आपके पास सलूशन मिला ज्वाइंट सेशन बुलाने का। वह कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसमें ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है? What I am trying to enlarge, these are the probable questions for your examination. Unless until you control these questions, you cannot succeed in examination at any cost. Endless limit है बात करने की, चाहे जितना देर बात किया जा सकता है इस पे, लेकिन बॉटम लाइन ऑफ एवरीथिंग इज दैट कि सवाल बनाना सीखना चाहिए। हम थोड़ा फॉरेन रिलेशन बात करते हैं। भारत का 1947 में आज़ादी होती है, 1950 में संविधान बनता है। उसके बाद भारत की एक विदेश नीति बनती है। भारत की विदेश नीति में और मोदी सरकार की नीति में एक फर्क आता है। वो फर्क क्या है? इनिशियली हम लोग भारत और रूस एक साथ हुआ करते थे। अब जो नया शिफ्ट आ रहा है, भारत अमेरिका के नजदीक क्यों जा रहा है? जो भारत, चाइना और पाकिस्तान, इनके बीच जो ट्रायंगुलर संबंध किस तरह विकसित हो रहे हैं? भारत, रूस, चाइना, इनके बीच जो त्रिकोणीय संबंध किस तरह विकसित हो रहे हैं? जो दो शब्द कहे जाते हैं, पर्स डिप्लोमेसी and infrastructure diplomacy. Both diplomacy has been used by the China. What is this diplomacy? भारत के पास एक नई डिप्लोमेसी आई, वैक्सीन डिप्लोमेसी। What is वैक्सीन डिप्लोमेसी? आप इन सारी चीजों को देखने और समझने की कोशिश करें। अगर आप इन सारी चीजों को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, तभी आपकी परीक्षा में कोई सफलता प्राप्त हो सकती है। Come on the next point. अमेरिका प्रशासन की जो एक ईरान के साथ संबंध था, उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है ट्रंप के समय में और बिडेन के समय में। ईरान पर ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया था। में भारत की भूमिका क्या है? इस भारत की भूमिका को और एक्सपेंड करिए। अभी हाल में आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि भारत के बासमती और जो चावल के निर्माता थे, जो उत्पादक थे, वह अपना चावल ईरान को बेच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? क्या कारण है? क्या उसका कारण अमेरिका का प्रतिबंध लगाना है या ईरान के पास रुपए का समाप्त हो जाना है? ईरान के पास रुपया समाप्त क्यों हो गया? और अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? आप रोज पढ़ते हो कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया, पूरा विश्व व्यापार नहीं कर पा रहा। कभी आपने जानने की कोशिश की ये प्रतिबंध होता क्या है? ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया? इस प्रतिबंध का परिणाम क्या होगा? अपने दिमाग पर हथौड़ा मारो, उसको घूमने दो। देखिए, हम लोग इलाहाबाद में एक प्रवृत्ति है, हम इतिहास के आलोक में जिंदा हैं। 1960, 70, 80 के दशक में क्या हुआ करता था, हम ये भूल जाते हैं कि तब जंगल कम घने थे और जुगनुओं का सहारा था। अब जंगल घने हो चुके हैं, वहाँ जुगनू भी नहीं है। अब आपको अपनी आंखों की पुतलियों से उस रास्ते को पार करना है और आपने आंख पर पट्टी बांध ली है, रास्ता कैसे पार होगा? मैं बता रहा हूं, कोई संभावना नहीं है सिविल सेवा परीक्षा को पास करने की जब तक आप इस तरह की प्रवृत्ति को अख्तियार नहीं करेंगे। मैं फिर वह लाइन रिपीट करूंगा,
सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन is current affairs oriented examination. I will add the next line. It does not mean they are asking the current affair. They are asking the philosophy behind the current affairs. इतनी देर से मैंने आपको सिर्फ फिलॉसफी बताई है कि इन करंट अफेयर्स के न्यूज के पीछे का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है. यू ट्राई टू कैच फिलॉसफी. आपको एग्जाम्पल और देता हूं. गुप्त प्रशासन और चोल प्रशासन में क्या फर्क है, मैं इसका आंसर भी दे देता हूं. गुप्त प्रशासन में गुप्त काल के अधिकारी जहां ग्राम समाज में एक अधिकारी के तौर पर भाग लेते थे, वहां चोल प्रशासन में वह एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते थे. अब आप इस तथ्य को मिक्स करके सवाल बनाइए. आपके पास जब पता ही नहीं है कि मौर्य प्रशासन, गुप्त प्रशासन और चोल प्रशासन में फर्क क्या है, हाउ यू कैन आंसर दिस? यू कांट आंसर दिस. यू नीड टू अंडरस्टैंड ए लीनियज कंप्लीट कि मौर्य प्रशासन क्या था, गुप्त क्या था, चोल क्या था. जब तक आप ये पूरी सीधी रेखा नहीं समझ पाओगे, सवाल नहीं हो पाएगा. मेरी एक ही सलाह है. मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने सालों से लोगों को मार्गदर्शन कर रहा हूं. मेरी एक ही सलाह होती है, न्यूज़पेपर को संजीदगी से पढ़ो और न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद आप न्यूज़पेपर में तलाशो कि क्या क्या दर्शन छिपा हुआ है. अगर आपने दर्शन खोज लिया तो आपका काम हो गया. और अगर आपसे वो नहीं खोज पा रहे हो तो आपके होने की कोई संभावना नहीं है. दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है. कोई सवाल हो तो आप लोग जरूर पूछिए, मैं जरूर आपके सवालों का जवाब दूंगा. कोई आपको शंका है, कोई समाधान है. मैं एक YouTube चैनल चलाता हूँ, ऑनलाइन IAS क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा, जिस पर रेगुलर IAS की क्लासेस चलती हैं. क्लासेस आज भी चल रही हैं, रोज चलती हैं. इस समय सिविल सेवा परीक्षा का जो इंटरव्यू है उसकी ट्रेनिंग चल रही है. जो लोग क्वालिफाई के हैं, ट्रेनिंग की जा रही है. किसी आदमी ने सिविल सेवा का परीक्षा मीन्स पास किया है, अगर उसको ट्रेनिंग चाहिए, वो जरूर संबंध स्थापित कर सकता है. आप लोग क्लास करके देखें, उसमें सारे टॉपिक्स हुए हैं. सभी चैरिटेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें पैसा नहीं लगता है. इलाहाबाद के लोगों को मदद करने के लिए एक अभियान है जो मार्गदर्शन के नाम से चलाया जा रहा है. शायद कुछ लोग उसको जानते भी हों. मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात काफ़ी कह दी है. मेनली मैं कहना यही चाहता था, मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 3-4 चीज़ों की आवश्यकता है सिविल सर्विसेज परीक्षा में पास करने की. एक, आपके पास विश्लेषण परक दृष्टिकोण होना चाहिए. आप न्यूज़पेपर को कम से कम 1.5 घंटे रोज़ पढ़ें. न्यूज़पेपर को पढ़ते समय आप कोशिश करें कि उसमें आप वह सारी चीज़ें पढ़ ले जाएं जो उस न्यूज़पेपर में कहीं न कहीं दिखती हैं. आप न्यूज़पेपर के पीछे जाने की कोशिश करें. NCERT की किताबों से अब सिलेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन NCERT को पढ़ना आवश्यक है. NCERT की किताबों से सवाल कम आते हैं, लेकिन अगर आपने NCERT के आए सवाल गलत कर दिए तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो. बेसिक किताबों को पढ़ने की कोशिश करिए. 12-13 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उससे कम पे काम नहीं होगा. 1 साल आप कोई काम मत करिए, सिर्फ पढ़िए. ये 4-5 छोटे टिप्स हैं जो मेरे समझ में आते हैं, मैंने आपको दे दिए. अब कोई सवाल है आप लोगों का तो आप जरूर पूछें, मैं आप लोगों के सवालों का आंसर जरूर करूँगा. अगर कोई सवाल नहीं होगा तो आई थिंक वी विल क्लोज डाउन द सेशन. किसी के पास कोई है, कोई क्वेश्चन है किसी के पास? कोई सवाल है किसी का? नहीं है कोई सवाल? तो ये 4-5 चीज़ें थी, मैं बताने की कोशिश की. अगर आपको लगता है कि यू वांट मोर सेशन ऑन द सिविल सर्विसेज, यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर इश्यूज, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व इट एंड डू इट. लेकिन जिस तरह के सवाल मैंने बनाने की कोशिश की है, ऐसे ही सवालों को समझने की कोशिश करिए.
कई बार लोग पूछते हैं कि कितने दिनों में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। मैं कहता हूँ पास करने की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने के लिए, तैयार होने के लिए आपको 1 से 1.5 साल का समय चाहिए। उससे कम के समय में आप तैयार नहीं हो सकते हो। तो 1 से 1.5 साल का समय आप लगाइए तैयारी करने के लिए। उस 1 से 1.5 साल के समय के बाद आप एग्ज़ाम देने लायक हो पाओगे। उसके बाद फिर ईश्वर मालिक है कि आपका परिणाम क्या होता है, आपका रिजल्ट क्या होता है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लोग 2021 का ये परीक्षा दे रहे हैं। और अगर कभी किसी तरह की आवश्यकता की कोई आवश्यकता हो, कोई ज़रूरत हो, जरूर मुझे याद करिए। मेरा जो नंबर है वो कौस्तुभ त्रिपाठी के पास है, आप उनसे ज़रूर लेके मुझसे बात कर सकते हैं, या मुझे फेसबुक पे आप मैसेंजर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आईएएस क्लास में वीरेंद्र ओझा की क्लास आप अटेंड करना चाहें, इट्स मोस्ट वेलकम। थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार।